गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सेकंड जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शंस है, इवोल्यूशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मॉडर्न ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, सॉरी नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस, ठीक है, फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो 14 दिए हैं फ्यूल्स ने, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, किसने दिए थे, टेलर ने दिए थे। ठीक है, साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट के बाई टेलर्स, और इंट्रोडक्शंस टू साइंटिफिक टेक्निक बाई F.W. टेलर्स। उन्होंने क्या दिए थे, प्रिंसिपल्स भी दिए थे और टेक्निक भी दी थी साइंटिफिक। ठीक है, और ये है फंक्शंस ऑफ फॉरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप इसको पढ़ेंगे। स्टैंडर्डाइजेशंस एंड इम्प्लीकेशंस को हम पढ़ेंगे। मेथड स्टडी पढ़ेंगे, मोशन स्टडी पढ़ेंगे, टाइम स्टडी पढ़ेंगे, फैटिग स्टडी पढ़ेंगे, और डिफरेंशियल फीस वे सिस्टम को पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इसको देखेंगे, एंड मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक इसको भी देखेंगे। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ जो होता है चैप्टर का वो देख लेंगे, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। और फेयल का और उसका जो टेलर कॉम्पेरिजन है वो देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल्स टेलर के और फ्यूल के, ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो हमारा BST है क्लास 12th का, इसमें जो एक पार्ट है वो मोस्टली मैनेजमेंट के ऊपर ही हमारा डिपेंड है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, एक वास्ट मतलब सब्जेक्ट मान लो, या फिर इसका एक कॉन्सेप्ट मान लो कि हर जगह हर लेवल पे और हर दिन। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूअस बोला गया है इसको, कंटिन्यू प्रोसेस है ये और हर लेवल पे ये चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर। इन अदर वर्ड, अ प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationships। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं कि ये करने से ये इफेक्ट आएगा। जैसे होता है ना, कई बार हम बच्चों को समझाते हैं, ऐसा नहीं करो गिर जाओगे, ऐसा नहीं करो वहाँ मत जाओ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होते हैं, कुछ हमारे बिहेवियर से, कुछ हमारे एक्सपीरियंस से, कुछ चीज़ें गाइडलाइन हमने बना रखी हैं। ठीक है, तो वो क्या है, प्रिंसिपल कहलाते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, आइए नेचर कैसा है इसका देख लेते हैं। नेचर जो है, नेचर एंड फ्यूचर्स। ठीक है, एक तो क्या है, यूनिवर्सल है मतलब परवेसिव है। ठीक है, दूसरा क्या है, जनरल गाइडलाइंस होती हैं इसमें। क्या होती हैं, जनरल गाइडलाइंस होती हैं बच्चों। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, एक रिजिड ऐसा नहीं है कि बन गया तो बस बन गया मैनेजमेंट, नहीं, आपको चेंज करना होता है। कॉन्टिजेंट होता है। फिर है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये किस पे डिपेंड है, कॉज और इफेक्ट पे। इस बार हमने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, कोई पॉलिसी बनाई, उसका एडवर्स में कुछ रिजल्ट आया, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। फिर क्या है बच्चों, बिहेवियरल इन नेचर, ये क्या करता है, चेंज होता है। ठीक है, और क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटन। ठीक है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटेशन होता है उसके बेस पे ये बनाई जाती हैं। ठीक है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, है ना, कुछ इसके यहाँ का U ले लिया, यहाँ का G ले लिया, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये तो 4-5 पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। किसका, फीचर्स ऑफ किसके, मैनेजमेंट के। ठीक है, नेचर एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो यूनिवर्सल एप्लीकेशंस में क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज एप्लीकेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, जो इनके सिद्धांत हैं, ठीक है, जो इनकी गाइडलाइन है मैनेजमेंट की, वो हर जगह एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, ठीक है, स्मॉल एज वेल एज लार्ज इंटरप्राइजेज, डिपेंडिंग ऑन द मैटर ऑफ नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल गाइडलाइन। इसका जो नेचर है, जनरल गाइडलाइन, वो क्या है, दे आर जनरल गाइडलाइन to action but do not provide straight solution to all the managerial problems, as the business situations are complex and dynamic। ठीक है, बिजनेस की सिचुएशंस क्या होती हैं, वेरी करती हैं, डायनामिक होती हैं, तो ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको फिर सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे सिचुएशन आती है, आपको उन गाइडलाइन को फॉलो करके उसको आगे फॉरवर्ड होना पड़ता है।
फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है, ये कैसे बनी, जो प्रिंसिपल्स बने मैनेजमेंट के वो कैसे बने, हमारी प्रैक्टिस हुई, हमने प्रैक्टिस की, बार बार उनसे देखा समझा, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उससे हमारा क्या बन गया, ये प्रिंसिपल्स बन गए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस, इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड फॉर डेवलपिंग दिस प्रिंसिपल्स, तभी इनको क्या माना, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी, दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड एंड कैन बी adopted and modified by the practicing managers depending upon the situations, situation के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, बिहेवियर्स इन नेचर्स, बिहेवियर इन नेचर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर परफॉर्म टू गाइड द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। क्या करता है, हर आदमी का अपना नेचर होता है, ठीक है, तो उसको ये बताता है। दिस प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट्स। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, तो उसमें क्या करता है, ये एक बनाता है, रिलेशन बनाता है। ठीक है, जो सबॉर्डिनेट है और मैनेजर्स में। बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दे आर इंटेंड टू स्टेबलाइज रिलेशनशिप बिटवीन cause and effect that they can be used in various situations. Moreover, business environment is dynamic in nature. जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो बिज़नेस का इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है, चेंज होता रहता है, तो ये भी क्या है, उसी को समझ के, सोच समझ के ही ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बोला है hence it does give perfect रिजल्ट समटाइम्स। ठीक है, कई बार ये गाइडलाइन इतनी काम आती हैं हमको कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो परफेक्ट आता है। फिर है कॉन्टिंजेंट। ठीक है, कॉन्टिंजेंट, हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टेन है, हमारा फ्यूचर किसी को नहीं पता कब क्या हो। ठीक है, तो बोला है देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड एप्लीकेशंस हैज़ टू बी चेंज as here the as have the time, जिस टाइम पे जो चीज़ होती है, ठीक है, तभी हमें क्या करना पड़ता है, उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। कॉन्टिंजेंट, समटाइम्स डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशंस। ठीक है, तो फ्यूचर तो क्या है, सबका ही अनसर्टेन है, लेकिन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो गोल हैं उसको ऑब्टेन करने के लिए जो हमने प्लान पॉलिसी बनाई हैं वो फ्यूचर में बनाई तो आज है, लेकिन फ्यूचर में कैसी क्या चलेंगी, क्या सिचुएशन रहेंगी, क्या इन्वायरमेंट रहेगा, क्या पॉलिसी आएंगी, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये हमने देखे किसके, फ्यूचर्स, उसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब है सिग्निफिकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन, हमने पहले ही पढ़ा कि ये क्या है, एज अ गाइडलाइन है फॉर द मैनेजर्स। दिस प्रिंसिपल इम्प्रूव द नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर्स इन वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। इससे क्या होता है, वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनके बारे में उनको पता लगता है। दिस प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनसे हमें क्या लगता है पता, कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सही करें। ठीक है, फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। देखिए मैनेजमेंट जब अच्छा होगा तब बार बार हम पढ़ रहे हैं इसी चीज़ को कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है इंसिस्ट ऑन प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। प्रिंसिपल्स आर डिजाइंड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट्स एंड देयर रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। ठीक है,
इसमें है मैनेजर्स हैव टू मेक सेवरल डिसीजंस एवरी डे, बहुत तरह के उनको डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अनेबल मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टम्स, ठीक है। वो क्या करता है, जो जितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती है सिस्टम में, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें बहुत तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो क्या करता है, सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली वो उनको उससे निकल जाता है, सिस्टमेटिकली, है ना, उससे क्या होता है, वो फ्री हो जाता है, किससे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। फिर है फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इससे वो निभा सकता है। द बिजनेस क्रिएशंस ऑफ सोसाइटी एंड मेक्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी also by performing social responsibility, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट not only act as guideline of the achieving the organization objective, but these principles also guide managers to perform social responsibility. social responsibility का एहसास भी हमें जो principles of management हैं उनसे ही होता है। meeting changing environment requirement, every businessman as a make to change in the organizations according to change taking place in the business environment, जैसा इन्वायरमेंट होगा बिजनेस का, हमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होना ही पड़ेगा, अपनी एक्टिविटी को वैसे ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेन करता है उसको, ठीक है, ट्रेंड कर देता है किसको, मैनेजर्स को, इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन द राइट डिसीजंस, राइट डायरेक्शंस एंड एट द राइट इन द ऑर्गेनाइजेशंस, उसको आइडिया मिल जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक है, सॉरी रिसर्चेस, वो क्या करता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंक्रीज knowledge and are used as a basis for management training educational and research। इसके बेस पे वो क्या करता है, प्रिंसिपल जो गाइडलाइन बनती है उनके बेस पे वो क्या करता है, रिसर्च करता है, ट्रेनिंग करता है कि हाँ ऐसे हो रहा है तो ऐसे कैसे करें। वो भी क्या कुछ ट्रायल करता है शॉर्ट टर्म के लिए, फिर उसका बेनिफिट क्या होता है, तो ऐसे नहीं वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, वो कुछ ना कुछ ट्रायल करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आया था हमारा जो हमारी फूड का जो ऑनलाइन चलता है सप्लाई का, उसमें जब ये आए थे जोमेटो वगैरह आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये प्लान किया था कि 10 मिनट में हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको क्या करेंगे, हम मतलब जो हमको ये चैलेंज दिया था कि 10 मिनट में हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, है ना, खाने पीने की। लेकिन 10 मिनट में अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके लिए क्या था, कुछ उन्होंने इनाम गिफ्ट कुछ रखे हुए थे। तो लोगों ने वो गिफ्ट के चक्कर में, उसको बीट करने के चक्कर में सबने क्या किया, उनको ऑर्डर दिया कि देखते हैं 10 मिनट में ये नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ था। इससे क्या हुआ कि उनको पता था कि 10 मिनट में वो रीच नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर है, उनकी डिमांड है, उनको वहाँ तक 10 मिनट में नहीं पहुँच सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो ऑर्डर देते गए और खाते गए, तो उससे क्या हो गया, उनके टेस्ट आ गया। तो इससे क्या हुआ कि वो अब अगर उनको 10 मिनट में नहीं भी पहुँचती डिलीवरी, तब भी वो उसी का माल लेते हैं कि उनको टेस्ट आ गया। तो ये एक उसकी क्या थी, उसका एक अपनी खुद की उसका एजुकेशन था, उसकी रिसर्च थी कि ऐसे करके हम इस काम को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ सक्सेस हुआ। एज ए रिजल्ट दिस प्रिंसिपल्स एक्ट एज ए बेस फॉर डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके ही हम मैनेजमेंट की पॉलिसी सीखते हैं या प्रिंसिपल्स को, उस गाइडलाइन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये हम अपने बेस पे भी रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसा करने, ये इसमें लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा ऐसे करेंगे तो कैसे क्या होगा, ठीक है। एज दिस प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स एंड ऑर्गेनाइज badly to knowledge to perform research work and generate more and more knowledge they have provides new ideas, ठीक है। और क्या करता है, imaginations and sense for research and development। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, उनको रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती हैं। अब हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम हेनरी फेयर के प्रिंसिपल्स को देखेंगे। किसके देखेंगे, हेनरी फेयर। क्या थे ये,
ही वॉज बॉर्न ऑन 1841, ठीक है, ये इनका जन्म है। ही पास्ट हिज जनरेशंस इन 1860। ही बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1888, ठीक है। क्या किया उन्होंने, बॉर्न हुआ 41 में, ही पास्ट हिज ग्रेजुएशंस, उन्होंने 60 में अपनी ग्रेजुएशन पास की, फिर ही बिकेम मैनेजिंग डायरेक्टर इन 88 में वो क्या हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए। फिर क्या हुआ, ही गेट्स रिटायरमेंट 1918, इसमें वो रिटायरमेंट हो गए। ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न एंड जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, किसके फादर कहलाते हैं बच्चों, वो मॉडर्न एंड जनरल मैनेजमेंट के। ही गिव्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल वॉज फर्स्ट मैन हु आइडेंटिफाई 4 functions of management, 4 functions of management: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। इन्होंने कितने बताए थे, 4 फंक्शंस बताए थे, ठीक है, मैनेजमेंट के। ही रोट हिज फर्स्ट बुक इन 1917 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, ठीक है। हुज नेम इज एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल इन फ्रेंच लैंग्वेज। हिज बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश 1949, मतलब आज़ादी के बाद। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है, इस पे इसने लिखी थी। ही डाइड इन 1925, ठीक है। तो वो कब हुए, डाइड कब हुए, 1925 में। तो पुस्तक तो उन्होंने लिखी थी, ठीक है, उसका नाम था, ही रोट हिज फर्स्ट बुक इन 1917 पे, हुज नेम इज एडमिनिस्ट्रेशन इन ड्यूलेट्रेक्ट जनरल इन फ्रेंच लैंग्वेज। हिज बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ठीक है। ये जो ट्रांसलेट हुई थी वो 1949 में हुई थी, ठीक है, और वो कब एक्सपायर हो गए थे, 1925 में। ये तो इनका परिचय है, किनका, हेनरी फेयोल का। इन्होंने 4 फंक्शंस बताए थे मैनेजमेंट के और 14 प्रिंसिपल्स बताए थे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल, ठीक है, ये इसके कोड वर्ड हैं, आप इससे इनको समझ सकते हैं। ये क्या है, सबसे पहले डी फॉर डिवीज़न ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो डैड, यूसी, यूएसएसआर, OISC, इस तरह से इन्होंने ये बनाया गया है। इसका क्या बनाया है, एक कोड बनाया है ताकि हमको याद रह जाए। यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सी फॉर सेंट्रलाइजेशन है ना। फिर देख लेते हैं इसको, फिर है यूनिटी ऑफ डिवीज़न, उसका यू आ गया। फिर है एस से क्या है, स्केलर चेंज। फिर एस से सब ऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आर फॉर रेम्यूनरेशंस, ओ फॉर ऑर्डर, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, ठीक है, जो कर्मचारी हैं पर्सनल उनका, और ई फॉर एस ऑफ इक्विटी, और ई फॉर एक्सपर्ट डे कॉप्स, ठीक है। तो ये इनके 14 क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क। इसमें इन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले जितने भी काम हैं उसका डिवीज़न करिए, ठीक है, किस किस लेवल का कौन कौन सा काम है, ठीक है। तो जैसे हमारे स्कूल में सब्जेक्ट बटे हुए हैं, अगर हम बिना सब्जेक्ट को हम डिवाइड करें, और कौन सी मैम क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगी पता नहीं, कौन से सर कब क्या पढ़ाएंगे पता नहीं, तो हमारी फिर उससे क्या है, अलग अलग कॉपियाँ बनी हुई हैं, उसके हिसाब से जो सर या मैम आते हैं जिस सब्जेक्ट के, हम सारा काम उसी में करते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल दिया है हेनरी फेयोल ने, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the activities in the organization are to be divided into various group, and then work should be assigned to various persons on the basis of their capabilities, ठीक है। काम जब बट जाएगा तो पर्सन टू पर्सन वो चला जाएगा, जिस काम में समर्थ है करने में वो उस काम को करेगा। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बिकॉज इफ़ अ पर्सन इज परफॉर्म एनी वर्क अगेन एंड अगेन, ठीक है, एक ही काम को बार बार करते तो क्या होता है, परफेक्शन आता है। एंड गेन
Again and again he will be become expert and work done efficiently and effectively. This principle applies to both managerial as well as technical work. कोई भी काम हो, मैनेजमेंट का हो, टेक्निकल हो, कोई भी काम हो, अगर आप एक काम को बार बार करते हो आपका परफेक्शन उसमें आ जाता है. ठीक है. अब इसके एडवांटेज देखते हैं. जो फर्स्ट इसका प्रिंसिपल है उनके क्या एडवांटेज हैं. इट simplifies the work and increase the efficiency as some work is perform repetitive. ठीक है बच्चों. तो इससे क्या होता है, वो वर्क उसके लिए सिंपल हो जाता है. ठीक है. इट्स सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीज द इफ़िशेंसी, और उसका वो काम बहुत ईजी हो जाता है और उसमें इफ़िशेंसी आ जाती है. ठीक है. डिसएडवांटेज, देयर विल बी लैक ऑफ इफ़िशेंसी एंड स्पेशलाइजेशंस. ठीक है. ये क्या है, इसके डिसएडवांटेज है. फिर है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा वाला. ठीक है. एक एक हमने लिखे हैं. इसमें देखिए क्या बोला है. ऑथोरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन इट्स ओबीडेंस. आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आपको ऑथोरिटी भी होनी चाहिए उस काम की, और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए. रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क. आप उसके लिए बाध्य हैं काम करने के लिए. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द फेयर देयर मस्ट बी अ बैलेंस्ड बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों में बैलेंस होना चाहिए. खाली आपको जिम्मेदारी दी जाए, ऑथोरिटी ना दी जाए, और ऑथोरिटी दी जाए जिम्मेदारी ना दे, तो दोनों काम ही आपके नहीं हो पाएंगे. इसलिए इन्होंने कहा है कि दोनों काम में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. इफ़ ऑथोरिटी इज़ गिवन विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी देन ऑथोरिटी विल बी मिस्ड. ठीक है. मिसयूज्ड, उसका मिसयूज होगा. इफ़ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ गिवन विदाउट गिविंग ऑथोरिटी देन पर्सन्स विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज वर्क इफिशेंटली. तो मैंने पहले बता दिया आपको कि दोनों काम क्या होने चाहिए, उनमें एक रिलेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. ठीक है. तभी वो चीज़ हमारी सक्सेस होगी. एडवांटेज क्या है बच्चों इसके. इट हेल्प्स टू फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. इट इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉई. और डिसएडवांटेज क्या होते हैं. वर्क कैन बी डिले ड्यू टू द मिसमैच इन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. कभी कभी क्या होता है, काम डिले हो जाता है, मैच नहीं करती ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. फिर है इफ़ ऑथोरिटी प्रोसीड रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट में मिसयूज इट. कई बार क्या होता है, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो ऑथोरिटी है वो प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है, उसका मिसयूज भी हो जाता है. थर्ड इनका जो प्रिंसिपल है हेनरी फोर्ड का, वो है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स ओबीइंग द रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर, टर्म्स ऑफ कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट आपने जब ली है, तो आपको क्या सारे रूल्स जो हैं ओबे करने पड़ेंगे. डिसिप्लिन इज़ रजिस्टर्ड, जो डिसिप्लिन है इज़ रजिस्टर्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. ठीक है. मीन्स फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर है एंड एम्प्लॉयज़, वो कुछ डिसिप्लिन बनाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के, तो वो दोनों को क्या करना पड़ता है, उसको ओबे करना पड़ता है. डिसिप्लिन इज़ रजिस्टर्ड. ठीक है. फ्रॉम बोथ साइड्स मीन्स फ्रॉम जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है. इट मीन्स दे बोथ हैव टू ऑनर फुलफिल देयर कमिटमेंट. दोनों को ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक फुलफिल करे एक ना करे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. इफ़ एम्प्लॉयज़ प्रॉमिस टू पे बोनस. एम्प्लॉयर ने क्या किया, प्रॉमिस किया है बोनस देने का. ही हैज़ टू पे देयर बोनस. इफ़ दे डोंट कंप्लीट देयर कमिटमेंट it will be violations of principles of discipline. तो क्या हो जाएगा, उसका वायलेशन हो जाएगा. ठीक है. मतलब हमने उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, क्योंकि हमने अगर बोनस का उनको प्रॉमिस किया है एम्प्लॉय को, तो उनको एट द टाइम जब जिस काम के लिए बोनस दिया गया है तो उसको मिलना चाहिए. ठीक है. इसके क्या होते हैं एडवांटेज, ये होता है कि स्मूथ एंड सिस्टमेटिक फंक्शंस, आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है और आपका काम जो एम्प्लॉय है बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे से करता है. डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशंस इवन बेटर रेपुटेशंस, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ती है. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके. डिसएडवांटेज ये हैं, देयर मे बी डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉय विच में लीड टू डिले इन वर्क. कई बार क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस इतने वो होते हैं, रिजिड होते हैं. ठीक है. कि यहाँ से ये काम मान लो ऊपर 3 लोगों के बाद चौथे लोगों से कुछ पूछना है. ठीक है. तो वहाँ जा सकते बहुत टाइम लग जाता है. तो क्या होता है
कि काम में देरी आती है। देयर मे बी डिसओबीडेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय एम्प्लॉई विच मे लीड टू डिले इन वर्क। ठीक है, कई बार क्या होता है काम में लेट हो जाती है और वो उनको फॉलो नहीं कर पाता है, किनको, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू इन रिपीटेशंस। ठीक है, बार बार जो है एक ही चीज़ को हम करने के लिए जब उसी चीज़ को बार बार एक ही प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, अगर हमारा जो ये है डिसिप्लिन है वो नहीं है तो लीड टू क्या करता है, ख़राब कर देता है किसको, रेपुटेशंस को, मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारा डिसिप्लिन रूल बना हुआ है कि ना ऐसे करके इतने बजे तक यही काम करना है, तो अब क्या कुछ काम ऐसा होता है कई बार कि थोड़ा बहुत बचा रहता है, लेकिन वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, उनके अकॉर्डिंग जैसा डिसिप्लिन बना वैसे करेंगे, तो इससे क्या होता है, वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि हम हर चीज़ का डिसिप्लिन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें हमें ऑन द सिचुएशंस भी क्या होता है अपने आप अपने मन से करनी पड़ती है। तो एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन लीड्स टू रिपीटिशंस। ठीक है, तो रिपीटिशन जो है कोई चीज़ें बार बार होती हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब एक बॉस हो वो कमांड दे आपको, तभी आपका काम अच्छे से होगा। अकॉर्डिंग टू फेयल सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम। एक बार में एक ही लोगों से ऑर्डर मिलना चाहिए। डुअल सबॉर्डिनेट शुड बी अवॉइडेड, इट क्रिएट्स कन्फ्यूजन्स टू द सबॉर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुपीरियर्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चों, हमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दो लोग खड़े हैं, दो टीचर आ जाए आपकी क्लास में। ठीक है, एक बोलेगी कल मेरा काम करके आना, दूसरा बोलेगा मेरा काम करके आना। ठीक है, तो आप किसका काम करोगे, एक का नहीं करोगे तो वो बुरा मान, दूसरे का नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, एक मतलब ऑर्डर जो है एक तरह से ही मिलना चाहिए। कोई कहेगा कि मैथ का काम करो, कोई कहेगा मैथ का काम कल मत करना, परसों करना। ठीक है, तो इस तरह से टीचर्स जैसे हमारे स्कूल में हम देखते ही हैं कि कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम किसकी बात सुने। ऐसे ही अगर एक ऑर्डर नहीं आएगा एट ए टाइम पे तो हमें दिक्कत हो सकती है। फिर बोला है इफ़ सबॉर्डिनेट्स रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर देन ही विल गेट कन्फ्यूज दैट हुज ऑर्डर ही हैज़ टू फॉलो एंड टुवर्ड्स हुम ही विल बी लाइबल। तो वन बॉस ओनली, एक बॉस होना चाहिए। तो यह सुपीरियर, ठीक है, ऑर्डर, सबॉर्डिनेट्स, यूनिटी ऑफ कमांड। इधर है सुपीरियर और सुपीरियर ऑर्डर देंगे, सबॉर्डिनेट्स तो क्या होगा, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर दो सुपीरियर होंगे, एक होंगे तो काम चलता रहेगा। आपको ऑर्डर आया, ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट को पहुंचा, आपने अपना काम कर दिया। लेकिन अगर दो सुपीरियर बन जाते हैं, इसका ऑर्डर आया, इसका भी ऑर्डर आया, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट के बाद दोनों का ऑर्डर आ गया, फिर क्या हो गया, लैक ऑफ यूनिटी। तो उसमें क्या होगा, लैक ऑफ यूनिटी कमांड हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं इसके। ठीक है, इसके एडवांटेज जो हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स्ड। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ क्या होता है, ईगो क्लैश नहीं करता। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, चांसेस ऑफ ईगो क्लैश एंड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स। कई बार क्या होता है, ईगो जो है उनका क्लैश करता है और ओवरलैपिंग भी हो जाती है। फिर है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशंस। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी एट द टॉप लेवल नॉन एज सेंट्रलाइजेशंस। मतलब क्या है इसका, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि मतलब एक अथॉरिटी यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, मेरे को कुछ भी काम करना होता है, ठीक है, मैं सीधा इसी के पास जाऊँगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, प्रोडक्शंस में, सेल्स में या मार्केटिंग में, तो आपके जो ऊपर जो अथॉरिटी है आप सीधा उसके पास जाओ, वहाँ से सॉल्व नहीं होगी तो आप यहाँ पे जाओ। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि आपने काम का बंटवारा कर दिया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशंस ऑफ द अथॉरिटी एट द टॉप लेवल नॉन एज सेंट्रलाइजेशंस। और डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बताया ना मैंने आपको, टिल द लोअर लेवल इज नॉन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फेयल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है कि एक विश्वास होता है अपना, ठीक है, एक फेथ होता है ना, तो उसके बेस पे वो अपना क्या करता है, अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाता है। ठीक है, फिर है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैव ग्रेटर सेंट्रलाइजेशन एज कम्पेयर टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। छोटी संस्था है आपकी
तो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम सही है, लेकिन बड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ेगा। इसके एडवांटेज क्या है, देखो, इट लीड्स टू क्विक डिसीजंस, है ना, एट मिडिल एंड ऑपरेशनल लेवल। इट क्लियर्स वर्क लोड ऑफ द सुपीरियर। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है वर्कलोड को, ठीक है, डिक्रीज वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, ठीक है बच्चों। अब है नेक्स्ट हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, ठीक है। डायरेक्शंस मतलब हमको किस दिशा में क्या काम करना है, ठीक है, किस दिशा में क्या काम करना है, ये भी क्या है, उसमें भी यूनिटी होनी चाहिए। कोई किसी दिशा में ले जाए, कोई किस में ले जाए तो दिक्कत होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेल इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट फ्लो इन वन डायरेक्शंस, मीन्स इन डायरेक्शंस ऑफ अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। एक ही डायरेक्शन, कोई कहेगा ऐसे पकड़ लो, कोई कहेगा ऐसे पकड़ लो, तो क्या होगा, उसका भी हमें दिक्कत आएगी। वन हैड वन लेग, ठीक है, एक कहते हैं ना, एक ही पाँव और एक ही सर वाला जो आदमी होता है, मतलब इसका मतलब कि एक ही तरह से हमको डायरेक्शंस मिले, ठीक है, कि एक तरफ से चलना है। जैसे हमने अब इस बार क्या काम किया, राइट साइड से चले हम, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, दूसरा बोलेगा लेफ्ट साइड से, नहीं, ऐसा नहीं, हमको हम राइट साइड से जाते हैं तो राइट साइड से ही जाएंगे, मतलब हमारा डायरेक्शंस इसी तरह से चलना चाहिए। फिर है एवरी इंडिविजुअल्स हु इज जॉइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट बट his efforts must flow in directions of achieving organization's goal, ठीक है। head of the division is responsible for making plan and executions of in its respective divisions, ठीक है। जो जितने भी उनके प्लान हैं उनको क्या करेगा, वो डिवीज़न करेगा, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको देगा। तो ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। जैसे कि ABCD कंपनी है, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये सबका गोल क्या है, एक गोल को लेके चल रहे हैं ये लोग, ठीक है, सबका गोल एक ही है, मतलब डायरेक्शंस एक ही तरफ से मिल रहा है कि हाँ हमको इस बार 1000 यूनिट प्रोडक्शन करना है, इसको भी लग रहा है हाँ 1000 यूनिट करना है, इसको भी है 1000 यूनिट करना है, तो सबका एक ही गोल चल रहा है। इसलिए बोला गया है कि वन हैड वन लैग, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इन इज जॉइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव सम पर्सनल इंटरेस्ट बट हिज एफर्ट्स मस्ट फ्लो इन द डायरेक्शंस ऑफ द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशंस गोल। जो पहले ही पढ़ा था हमने ये पॉइंट कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको फुलफिल करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तभी हमारा पर्सनल गोल भी क्या कर पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो हेड ऑफ द डिविजन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लान एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ इन इज रेस्पेक्टिव डिविजन्स। वो क्या करे, प्लान बनाए, पॉलिसी बनाए और काम को करवाए, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगे बच्चों, एडवांटेज होंगे कि एम्फासिस फोर्सेस, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन गोल हेल्प्स इन अचीविंग देम। इसमें क्या होगा कि हमको अपने जो गोल है उसको अचीव करने में सुविधा मिलेगी। दूसरा क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब क्या होगा, आपने पढ़ा था अभी कोऑर्डिनेशन, तब दिक्कत आएगी। इफ़ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल, एग्जांपल देके बता रहे हैं, ठीक है, एज वेल एज कार्ट देन इट शुड पास टू सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। ईच डाइवर्सन शुड बी हैव इट्स ऑन इंचार्ज, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी कंपनी है या कुछ भी है ना, कोई बिजनेस फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका दो तरफ से डायरेक्शंस आएगा तो वो काम को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। इफ़ ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल बना रही है, ठीक है, एज वेल एज कार भी बना रही है, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ दैम। इच डिवीजन शुड हैव इट्स ऑन इंचार्ज। तो जो कार बना रही है उसको कार वाले से मिलना चाहिए डायरेक्शंस, और जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं उसको मोटरसाइकिल के जो डिपार्टमेंट है उनसे डायरेक्शन, यही कार वाला उसको भी दे रहा है, ठीक है, और मोटरसाइकिल वाला कार को भी दे रहा है, कार वाला मोटरसाइकिल को भी दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चे, नेक्स्ट था स्केलर चेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये ड्राइंग से आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे कोई ऑर्डर है, ठीक है, इससे जाएगा, इसके पास ये आप लोगे, ठीक है, कमांड लोगे, इनसे ऊपर से नीचे तक ऐसे करके आप कमांड लेते हो। लेकिन जो सिस्टम है वो कभी कभी क्या होगा कि इसको मान लो ये हेड है, ठीक है, इसके संग इसका मतलब वो होता है, मतलब इसकी बात इससे होती है, तो इसको अगर इमरजेंसी है तो ये डायरेक्ट इस जो हेड ऑफिसर है इससे बात कर सकता है, तो इसको ही बोलते हैं गैंग प्लान, ठीक है।
जो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, वैसे सिस्टम क्या होता है इसमें स्केलर चेन में कि आप एक का रूट है कि भाई ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, सी डी को बोलेगा, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि आपको कुछ ज़रूरी काम है, तो आप ऐसे सिस्टम भी होना चाहिए मैनेजमेंट में कि डायरेक्ट आप जिस बंदे से आपको काम है उससे आप बात कर सकें, ताकि जो ये सिस्टम है यहाँ से जाने का रूट है उससे आप बच सकें और आपका टाइम जो है बचे और आपको जो इमरजेंसी है किसी काम की तो उसको आप पूरा कर सकें। आइए पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल बताया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव चेन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, चेन तो होना ही चाहिए। इसके पास जितनी पावर है उतना बता देगा, कुछ उससे ज़्यादा कोई काम है तो उसके पास जाएगा, ठीक है। उसी को बोल रहे हैं कि अथॉरिटी है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम थ्रू विच कम्युनिकेशंस फ्लोज, दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जो सुपीरियर है और जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनका रिलेशनशिप शो करते हैं। तो देखिए ये आपके बुक में भी है इस तरह की, ठीक है, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो गैंग प्लान है इसके बारे में कह रहे हैं कि दिस चेन शुड नॉट बी ब्रोकन इन नॉर्मल रूटीन। नॉर्मल रूटीन में नहीं है कि आप इनसे नहीं पूछोगे आप डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे घर में, सिंपल सी बात है, अगर बच्चे कुछ ऐसा काम बोलते हैं जो मदर अलाउ नहीं कर सकती तो वो क्या कहती हैं, पापा से पूछना, ठीक है। लेकिन कई पापा बाहर गए हैं और उनको वही काम पूछना होता है, वो किसी से परमिशन तो लेंगे पूछने के लिए, तब क्या है मदर देखती सिचुएशन की क्या सिचुएशन है तो वो क्या करते हैं उसको परमिशन दे देती है उस काम को करने की, एब्सेंस ऑफ फादर। तो ऐसे ही यहाँ पे पूरी अथॉरिटी बनी हुई है, चेन बनी हुई है कि कौन किससे क्या ऑर्डर लेगा और किससे क्या कमांड मिलेगी। लेकिन जब कोई इमरजेंसी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से जाके अपना कोई काम है तो उनसे पूछ सकते हैं। तो ये बोला है कि नॉट ब्रेक ऑन नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर है गैंग प्लान इज़ द एक्सेप्शन ऑफ स्केलर चेन, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। इट मीन्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो मैंने बताया इमरजेंसी एम्प्लॉय कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट कंप्लीटिंग द चेन, ठीक है। फिर है पर्पज इज़ टू अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशंस एंड हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस इफेक्टिवली, ठीक है। ये इसमें है कि आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ इमरजेंसी में। इसके एडवांटेज क्या होंगे, ऑर्डरली एंड स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। और डिसएडवांटेज क्या है, इंफॉर्मेशन मे नॉट फ्लो इन ऑर्डरली डायरेक्शंस, और दूसरा क्या हो सकता है, लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कई बार क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड नहीं रहती, किससे क्या हमको लेना है, किससे क्या पूछना है, ठीक है, किससे हमको ये ऑर्डर पास करवाना है, तो ये सब चीज़ें हमको पता नहीं होती कई बार, तो इससे डिस्टर्बेंस हो जाता है। फिर है सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो इंडिविजुअल है, जो पर्सनल है, हम जब कहीं जॉब करने जाते हैं तो हमारा भी एक इंटरेस्ट होता है और एक कंपनी का या इंस्टीट्यूट का या ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो गोल है, पर्सनल जो हमारा गोल है, ठीक है, तो वो कब फुलफिल होगा, जब जहाँ हम काम कर रहे हैं उसका गोल फुलफिल होगा। तो अपने जो पर्सनल जो है इंटरेस्ट है उसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पे ना रख के पहले कंपनी के गोल या जो फर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने में अपनी प्रायोरिटी दिखाएंगे। ये इसमें बोला है, अगर इसका गोल फुलफिल होगा तो नेचुरली आपका भी गोल फुलफिल होगा, ठीक है। तो बोला है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज होल, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू फियर इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक अ प्रिफरेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो मैंने बताया वही है। एवरी वर्कर इज हैविंग सम इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट एंड ऑन अदर हैंड ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग जनरल इंटरेस्ट। उनके कुछ जनरल इंटरेस्ट है और हर पर्सन टू पर्सन क्या होता है, उनके इंटरेस्ट वेरी करते हैं। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द जनरल इंटरेस्ट। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अगर आपका इंटरेस्ट आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, मेरा इंटरेस्ट तो ये है, ठीक है। सपोज कोई कंपनी है, उसकी इतनी सैलरी दे रहे हैं कि औकात नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो पहले वो अपना सर्वाइवल का मोटिव तो निकालेगा, उसके बाद देखिएगा कि कितनी क्या आपकी सैलरी होनी चाहिए और भी खर्चे होते हैं उनके, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या करते हैं, उसमें प्रिफरेंस विल बी गिवन टू द जनरल इंटरेस्ट, जो जनरल इंटरेस्ट होता है उसमें भी उसको ही पहले क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। इसके एडवांटेज क्या है बच्चों, इसके एडवांटेज है टू इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशंस, किसमें होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दोनों को ही लेके साथ साथ चलना होगा। ये नहीं कि खाली जो फर्म है और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो, नहीं, जो एम्प्लॉई हैं उनके भी होने चाहिए। और डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, अगर इसमें दोनों में लैक नहीं है,
कई बार ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉयर होते हैं वो खाली अपना अपना ही फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल है, उनके वर्कर्स हैं, उनका जो बोनस है उनको कुछ इंसेंटिव देना पड़ता है, कुछ उनकी डिमांड है उनको फुलफ़िल करना पड़ता है, उसको वो क्या साइड में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कई बार कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वो क्विट कर जाते हैं। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें इसमें हैं। इसके बाद देखिए रेम्यूनरेशन। देखिए हम जाते हैं कहीं भी कुछ काम करने तो एक पेमेंट के लिए, एक सैलरी के लिए, पैसे के लिए करते हैं, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए सैलरी, ठीक है। एवरी एम्प्लॉय जितनी उसकी, जैसा उन्होंने एक बना रखा है अपना सैलरी का पैटर्न कि भाई किस क्वालिफिकेशन पे कितनी सैलरी है, किसका क्या काम है, तो वैसे ही उनको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। इट मीन्स वॉट एवर वी आर गेटिंग, मतलब जो अमाउंट है इन रिटर्न ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये पूरा क्लियर होना चाहिए क्या काम के बदले आपको कितनी रेम्यूनरेशन मिलेगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल गिवन बाय फ्योल, रेम्यूनरेशन मस्ट बी फेयर, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ द जो एम्प्लॉई है और जो एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच में फेयर होना चाहिए कि इस काम के आपको इतने पैसे मंथली है, वीकली है, जैसे भी आपका सेट हुआ है वो आपको मिलेंगे। तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी विद इन हिज पेइंग कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। और जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई रेम्यूनरेशंस इज़ फेयर इफ़ ही इज़ एबल टू मेंटेन रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो उसका भी क्या होता है, एक जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो मेंटेन होना चाहिए, इतनी उसको सैलरी मिलनी चाहिए। इसमें एक नोट है, इट मस्ट बी जस्टिफाइड एंड इक्विटेबल, मतलब ये कहता है कि भाई हर चीज़ जो है ना क्या होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशंस एज दे आर पेड फुल्ली, ठीक है। जैसे सैलरी है, वेजेस है, बोनस है, इंसेंटिव्स है, ये सब क्या करते हैं, जो वर्कर्स हैं हमारे एम्प्लॉयर हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशंस, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशंस एंड डेडिकेशंस। तो जब कई बार क्या होता है उनको जब प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती उनके काम के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है उनमें लैक ऑफ मोटिवेशन भी आ जाता है। फिर क्या होता है, अनहेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉई एंड जो मैनेजमेंट है उनके संग क्या होता है, एक अच्छा रिलेशनशिप वो नहीं रख पाते, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ऑर्डर में क्या आएगा बच्चों, जो प्रिंसिपल्स है इसका, इसमें आएगा स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं हमारे घर में भी देखिए, हम हर चीज़ अगर जहाँ ऑर्डर पे रखी हो, ठीक है, तो हमें उसको ढूंढने में आसानी होती है। ऐसे ही इसमें भी दोनों चीज़ के ऑर्डर होने चाहिए, एक तो जो थिंग्स हैं उसके भी, ठीक है, और एक जो मैनुअल जो है, ठीक है, जो मैनुअल रिसोर्सेस है वो पता होना चाहिए। जैसे मैनेजर है वो कहाँ बैठेगा, तो उसकी एक जगह फिक्स होनी चाहिए, नहीं आज मैनेजर 4 नंबर रूम में बैठा है, कल 10 नंबर रूम में बैठा है, कल तीसरे दिन 12 नंबर रूम में बैठा है, पता लगा चौथे दिन वो उस रूम में है ही नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ काम है तो आप सीधे जो डायरेक्शन है उसी में जाएँ, ना कि आप परेशान होते रहेंगे कि मैनेजर कहाँ है, या किसी और एम्प्लॉय से या हाई अथॉरिटी है उससे आप पूछने जाएँ। और एक ऑर्डर में क्या है, सब चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। ऐसे ही सामान है, मान लो कोई रॉ मटेरियल है वो वहाँ मिलेगा तो आपको वहीं क्या है उसको रखना, आप जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन अगर वो चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो आप परेशान रहेंगे, पता नहीं वो सामान कहाँ है। तो इसलिए बोला है दोनों चीज़, एक तो है मटेरियल ऑर्डर और एक सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्योल, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी स्पेसिफाइड स्पेस, ठीक है, स्पेसिफाइड स्पेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन, एनीथिंग, एवरी पर्सन शुड बी एट इट्स स्पेसिफाइड प्लेस, हर चीज़ क्या हो अपनी जगह पे रखे होनी चाहिए। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 डिफरेंट ऑर्डर्स आर, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें एक मटेरियल है एक सोशल है। मटेरियल में क्या होगा, कोई भी सामान है ना, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इसमें आता है, देयर मस्ट बी अ सर्टन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग मस्ट बी एट दिस प्लेस, जैसे कोई भी एक प्लेस है फिक्स है तो उस पर होनी चाहिए। ऐसे ही है ह्यूमन जो है, प्लेसमेंट ऑफ पीपल, ये पर्सन से काम है, ये पर्सन कहाँ मिलेगा, हम पूछते हैं ना कहीं बड़ी जगह जाते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, इनका ऑफिस कहाँ है, तो कहते हैं वहाँ मिलेंगे, तो हम क्या झट से वहाँ जाते हैं और हमको वो आदमी से बात हो जाती है। देयर मस्ट बी अ स्पेसिफाइड प्लेस फॉर एवरी पर्सन्स एंड दैट पर्सन मस्ट बी एट हिज और हर प्लेस, और वहाँ उसको मिलना चाहिए, ये नहीं हम घूमते रहें। तो ये इसका एक था कि ऑर्डर में हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो सोशल हो चाहे वो कोई मटेरियल हो। इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज आप देख ही रहे हैं, इफ़िशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एज नो टाइम इज़ वेस्टेड, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विथ बेटर डिसिप्लिन, इससे क्या होता है स्मूथ सिस्टमेटिक वर्क हमारा पता लगता है और इफिशिएंसी बढ़ती है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है।
डिसएडवांटेज क्या होता है? इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। कई बार क्या होता है? इनएफिशिएंट मतलब इफिशिएंटली यूज नहीं होते रिसोर्सेज, ये भी तो कई बार हो जाता है। और लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो उसके कारण भी हमें बहुत सारा जो है हमारा टाइम है, रिसोर्सेज है, वो वेस्टेज होते हैं। ठीक है, मान लो मशीन चल रही है और हमें कुछ थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन सामान का पता ही नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगा? वो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्कर है, फ्री बैठे हुए हैं, तो ये भी एक इनका डिसएडवांटेज है, ऑर्डर में सामान नहीं होगा तो। फिर है बच्चों इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है कि जैसे कोई भी आदमी कहीं काम करने जा रहा है, ठीक है, उनको जो ऑर्डर जैसे काम बताया जाता है वैसे ही वो काम करते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है, खुद का भी तो कुछ होता है ना अंदर से कि हाँ भाई मैं कैसे इस काम को अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ। तो ये वर्कर्स में जो हैं, लेबर जो हैं, एम्प्लॉई है, उनमें होना चाहिए। सपोज़ एक टैप खुला हुआ है, आप रास्ते में जा रहे हो, टैप खुला हुआ है, आपको पता है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका एक खुद का इनिशिएटिव है कि इस टैप को बंद कर दें आप, ठीक है, नल खुला पानी बह रहा है तो आप उसको बंद कर दें। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू फ्यूल employee must be encouraged to develop and carry out their plans for development। तो वो क्या करें, कुछ प्लान्स हो उनके कि भाई इस काम को कैसे किया जाए, उसके डेवलपमेंट के लिए उसको वो कैरी करें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, वो अपने हिसाब से देखें कि ये समस्या है तो उसको कैसे हम सॉल्व करें, अपना फर्स्ट इनिशिएटिव वो जो है अपना लें। इट मीन्स ईगरनेस टू डू वर्क विदाउट बीइंग टोल्ड, उसमें खुद की इच्छा होती है। ईगरनेस माने खुद की इच्छा, इच्छुक होता है वो, ठीक है। इट डज नॉट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मतलब नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कुछ भी है, उसके अगेंस्ट जो पॉलिसी बनी उसके अगेंस्ट हम जाके कोई काम करेंगे, नहीं, उसके अगेंस्ट नहीं, उसके अंडर में रह के हमको सारे काम करने हैं। मैनेजमेंट शुड बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉई टू गिव देयर सजेशंस, और उनको क्या करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, एक बूस्ट भी देना चाहिए, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा सजेशन हमको दिया, ये हमारे दिमाग में नहीं आया। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर इंस्टॉलिंग सजेशंस बॉक्सेस फॉर गिविंग सजेशंस, वहाँ पे क्या होता है, बॉक्स भी लिखे, बॉक्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, सलाह पत्र ऐसे कुछ होता है, ताकि आप उसमें क्या करें, अपनी सलाह भी डाल सकते हैं। जैसे स्कूल होते हैं, कई स्कूल में भी क्या होता है, एक फीडबैक रजिस्टर होता है ना, और या फिर कोई एक बॉक्स बने होते हैं, उसमें क्या पेरेंट्स जो है अपने सुझाव पेटी के नाम से, ठीक है, सजेशन बॉक्स करके या कंप्लेन बॉक्स करके, उसमें क्या है कि आप अपने सुझाव डाल सकते हो सकता है कोई सुझाव ऐसा हो जो हमारे दिमाग में नहीं आया, पेरेंट्स के आ गया, तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो हम उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। फिर है इसके एडवांटेज क्या होंगे बच्चों, ये क्या करेगा, ये इंक्रीज इन म्यूचुअल ग्रोथ एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू एम्प्लॉय। अगर उनकी बातें हमारी कुछ चीज़ें हैं, मांगे होती हैं, एक्सेप्ट की जाती हैं और हमें उसमें इंटरेस्ट होता है, हमारी बातों को मोटिवेशन मिलता है, तो हमारा क्या इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आगे आगे हम क्या करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अगर वही हमें अगर उनसे दूर रखा जाता है, ठीक है, कोई चीज़ से कि नहीं हमारे ये आपके मतलब का काम नहीं है, आप तो जो काम के लिए आए हो वही काम ही करिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगा कि हमें तो इन चीज़ों में मतलब ही नहीं चाहिए। कुछ भी उनके पास अच्छे आइडिया हों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छे आइडियाज़ हैं, कुछ नॉलेज है वो बड़े लोगों के पास ही है, जो मैनेजर लेवल के उनके पास ही है, ज़्यादा डिग्री वालों के पास ही, ऐसा नहीं है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है। अगर हम उनको ये टाइम दें, स्पेस दें कि वो अपना आइडिया हमको साझा करें और वो होगा तो हम उनको अप्लाई भी करेंगे, तो उनको एक मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो ही सोचेंगे कि ये मालिक है, हम नौकर हैं, ठीक है, हमें तो सिर्फ जो बोला जाएगा वो, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो अपने उसी तक लिमिट हो जाएगा, बस मेरा इतना एरिया है, इसी में मुझे काम करना है। इसलिए उनको एक पाथ देना चाहिए हमें, ठीक है, एम्प्लॉय को, इसका मतलब ये है, ताकि वो आगे से इनिशिएटिव ले, आगे आपने उसको बैठाया, बोला, तो आगे से क्या है, वो आगे से और प्लान करेगा कि हाँ हमारी जो फर्म है उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसको हम कैसे से रिमूव करें, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उसको पता है कि मुझे यहाँ से प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे इसके लिए अच्छा मतलब एक संबंध उनके जो हैं वो बनेंगे, तो वो आगे से आगे क्या लेगा, इनिशिएटिव लेगा काम करने के लिए। इट इंक्रीज कमिटमेंट्स ऑफ एम्प्लॉई टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, मैंने जो बोला वही है, वो मैक्सिमम क्या अपने काम उसमें पार्टिसिपेशन करेगा कि इसको कैसे करें। बच्चों का भी तो वही है, बड़ों का भी यही है, घर में आप देख लीजिए, जिस काम में उनको इन्वॉल्व करेंगे उसका फिर क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। अगर आप उनको साइड बाय साइड करते जाएंगे, नहीं ये काम आपका नहीं आपका काम, तो वो क्या होगा, साइड हो जाएंगे, फिर उस काम से वो उनका दिमाग हट जाएगा कि यहाँ बोलना बेकार है। फिर क्या है डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, लैक ऑफ इनिशिएटिव में क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, इसका यही होता है, अगर आपको नहीं मिल रहा है लैक ऑफ इनिशिएटिव, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वायरमेंट भी क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा बिगड़ेगा। उसमें क्या है,
नॉन कॉपरेशंस होगा, वो फिर कॉपरेट नहीं करेंगे कि ठीक है आप ही देखो आपको कैसे करना है, ठीक है, इस तरह का जो है सिचुएशन क्रिएट होगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर वो एक बार आ गए, हमने अच्छे से उनको अपॉइंट कर दिया, तो हमें फिर उनको ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड ना दे के और उनका काम ना देख के उनको हम हटा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एक टाइम देना चाहिए, उनको अपने आप को वहाँ सेटल होने देना चाहिए, क्योंकि हर जगह का इन्वायरमेंट जो होता है अलग अलग होता है, तो एम्प्लॉय को भी टाइम लगता है सेट होने में। तो क्या है कि उनकी जॉब जो है, एक जॉब सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो बोला अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ठीक है, लेबर टर्नओवर मस्ट बी मिनिमम, ये नहीं रोज़ आप अपना एम्प्लॉय चेंज कर रहे हो, नो, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। वो जा रहा है तो ठीक है, फिर भी उसको आपको रोकना चाहिए अगर उसकी कुछ मांग है, लेकिन कुछ ऐसा है कि नहीं उसको जाना ही है, नहीं करना है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसको ना निकालें। टू इंक्रीज इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, लेबर टर्नओवर मीन्स हाउ फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉय आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले था कि कितनी कैसे कैसे जो आप देखें कई बार कई स्कूलों की वैकेंसी बहुत रहती है, हर समय वैकेंसी खाली होती है, टीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि स्टाफ वहाँ टिक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, अगर टीचर भी ऐसा करते हैं तो ये भी है कि टीचर भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, बार बार चेंज कर रहा है, तो दोनों साइड से ही है, तो आप इन चीज़ों को भी इसमें देखा जाता है। फिर है वर्कर्स कैन बी अपॉइंटेड आफ्टर टॉट procedure but they should be kept at that position for a fixed period at least, एक फिक्स पीरियड के उनको रखना ही चाहिए। कई बार आपने देखा होगा स्कूलों में अगर टीचर एक बार अपॉइंट हो गए, उनसे काफ़ी वो नहीं संभाल पा रहे हैं सिचुएशन को, या पेरेंट्स खुश नहीं है, या बच्चे नहीं उनसे हैंडल हो रहे हैं, या क्लास कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको एक पीरियड मतलब एक जो सेशन है वो तो वो उसको निकालते ही हैं, बीच में नहीं निकालते, क्योंकि बीच में कहीं वैकेंसी नहीं होती, तो उनको पहले से ही बोल दिया जाता है कि इस सेशन में ही आप करेंगे, नेक्स्ट सेशन आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक होता है कि आप टाइम पीरियड उनको दे, कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो। फिर है इट मीन्स रीजनेबल टाइम मस्ट बी गिवन सो दैट दे कैन प्रूव देमसेल्व्स, उनको टाइम देना चाहिए, उनको बताना चाहिए आपके यहाँ यहाँ लैक पॉइंट है, आप इनको इम्प्रूव करिए, वो इम्प्रूव कर लेता तो ठीक है, ठीक है। इन केस ऑफ इंस्टेबिलिटी दे विल फील इनसिक्योर एंड विल नॉट बी एबल टू गिव देयर 100%। अगर वो अपनी जॉब से सिक्योर नहीं हो कि हाँ मुझे निकाल देंगे, तो फिर वो कैसे सिक्योर हो, कैसे वो अपने काम में मन लगाएगा, ठीक है। तो उनको ये होना चाहिए कि हाँ मैं अभी सिक्योर हूँ और इस समय तक तो मेरा है ही, तो वो अपना काम को उसमें और इम्प्रूवमेंट करे, क्योंकि बंदे को ही पता होता है कि वहाँ कहाँ उसका लैक पॉइंट है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि जो बेटर रेपुटेशंस है आर गुड विल बी ऑफ द कंपनी, क्या होगा, रेपुटेशन जो है गुडविल है कंपनी की, वो क्या होगी, अच्छी रहेगी कि हाँ यहाँ पे स्टाफ बहुत कम छोड़ के जाते हैं। दूसरा होगा इंक्रीज इन फीलिंग ऑफ द जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। लेस एक्सपेंसिव सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग, इन सब में भी खर्चे बहुत लगते हैं, तो हमारा एक्सपेंसेस बचेगा, नई वैकेंसी निकालेंगे, नए फिर टाइम से उनको इंटरव्यू होगा, है ना, उसको फिर वापस से अपने काम को छोड़ के उस काम में वापस लगना, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम कंज्यूमिंग होगा। नो वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज नहीं होगा, रिसोर्स भी हमारे क्या होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा प्रोडक्शंस है, हमारा कोई काम है तो वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है बच्चों, इसका है डेक्लाइन इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, सेम इसका उल्टा, जब मैंने बताया था आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था ऐसे ही, तो क्या होगा कि देखो ये स्कूल में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हर साल ही इनका तो हर मंथ ही वैकेंसी रहती है, और आप देखना कभी कभी क्या होता है किसी स्कूल में कभी वैकेंसी नहीं आती है, उनकी वैकेंसियाँ ऑलरेडी ऊपर से उनकी जो गुडविल होती है उनसे उनकी कई वैकेंसी होती है तो ऊपर से ही फिल हो जाती है, ठीक है। फिर है इसमें क्या होता है, अननेसेसरली एंड एटमॉस्फियर ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो अननेसेसरी क्रिएट्स हो रहे हैं कुछ एटमॉस्फियर, जिससे क्या हो रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्टर्ब हो रहा है, उनके काम में भी प्रॉब्लम आ रही है। इंक्रीज इन कॉस्ट, सेम उसका वहाँ कम हो रहा था, यहाँ इंक्रीज बढ़ रहा है। वेस्टेज ऑफ टाइम, यहाँ कम हो रहा था, यहाँ टाइम हो रहा है उन चीज़ों में, उसका जस्ट उल्टा है। फिर है बच्चों एस ऑफ इक्विटी, देखिए किसी भी पोस्ट पे कोई भी आया है ना जॉब करने, अगर आपने उसको रखा है तो इक्वलिटी रखें, ये नहीं उसके कोई जात से, कोई पात से, या फिर वो बॉय है या गर्ल है या मेल है या फीमेल है, उस चीज़ को लेके आप जेंडर को लेके इन चीज़ों को उनके संग भेदभाव ना करें, उनकी सैलरी और उनका जो रुतबा है वैसा ही रखें। इसमें ये कहा गया इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेयर ऑल एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड इक्वली, इट मीन्स दे मस्ट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन
दे मस्ट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस लाइक रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, ठीक है, ये जो रेसिज्म है इसके बेस पे उनका कोई भी इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है। देयर मस्ट बी जस्टिस एंड काइंडनेस इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयर। उनके क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हाँ ये बिना पक्षपात के व्यवहार करते हैं, जिसकी जैसी बात होती है वैसे ये बोलते हैं। तो उनका जब तक एम्प्लॉई जो है वो अगर अपने जो एम्प्लॉयर है ना, उसकी क्वालिटी को वो नहीं देखेगा, ठीक है, तो वो वहाँ टिक भी नहीं पाएगा। उसमें लगेगा हाँ कुछ मेरे से गलती हुई तो उन्होंने काइंडनेस दिखाई, सॉफ्टनेस दिखाई, उनका बिहेवियर अपने एम्प्लॉय के प्रति बहुत सॉफ्ट है, तो वो एम्प्लॉय क्या है, कुछ गलती होती है तब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेता है और आगे से उस गलती को चेंज करता है कि नहीं आगे से नहीं हो। तो बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स हिज वर्कर्स, ठीक है, तो वर्कर के प्रति उनका बिहेवियर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, ठीक है, काइंडनेस होना चाहिए। तो इस तरह की बातें इसमें बताई गई, ना कि रूडली हो और आपका जेंडर के अकॉर्डिंग मतलब कुछ भेदभाव किया जाए। अकॉर्डिंग टू फेयर गुड सेंस एंड बिलोंगिंग्स, क्या है, गुड सेंस एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है, इज जो है रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयरनेस इन बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो भी आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो क्या होगा, आप भी उनके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा ही करेंगे। एडवांटेज क्या होगा बच्चों इसमें होगा इम्प्रूव सेटिस्फैक्शंस एंड मोटिवेशंस लेवल अमंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रिलेशंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होगा किसमें, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट में। डिसएडवांटेज क्या होगा, ये है डिक्रीज इन डिससेटिस्फैक्शन, इसका जस्ट उल्टा, और अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन सेम, ठीक है, इसमें हेल्दी होगा, इसमें अनहेल्दी होगा। आइए स्क्रिप्स डे क्रॉप्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उसका नहीं, पूरा टीम वर्क को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें है देयर मस्ट बी कंप्लीट हार्मोनी अमंग एम्प्लॉय एंड विद द मैनेजमेंट, ठीक है, इनके संग क्या एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क एज अ टीम, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। वो एक टीम के रूप में काम करें, क्योंकि कोई काम किसको दिया गया है, कोई काम किसको दिया है, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कोई परचेज डिपार्टमेंट में, सब में क्या होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी जैसे कि इसमें बोला है मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विथ वी, उसमें आई कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, हम जो कुछ करेंगे वो हम। तो एडवांटेज में क्या हो गया बच्चों, टीम मतलब क्या हो गया, टुगेदर, एक साथ करेंगे, एवरीवन, ठीक है, और अचीव गोल, एक साथ मिलकर जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है। हमने बचपन में पढ़ी है एकता की शक्ति, अगर हम कोई भी काम है ना 1 से 2 होते हैं तो हमें शक्ति ऑटोमेटिक मिल जाती है। चाहे हम किसी भी काम को करने जाएं, छोटा भी काम हो एक साथ हो जाता है, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो, तो हमें क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक हिम्मत मिलती है। और डिसएडवांटेज क्या होगा बच्चों, लैक ऑफ क्या, कोऑर्डिनेशंस। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो बड़ी से बड़ी इमारतें क्यों ना वो क्या होती है, ढह जाती है, ठीक है। तो जो रिसोर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी पावर बहुत मतलब मायने रखती है, और ये उठा भी सकती हैं और हमको गिरा भी सकती हैं।